घर लेना है दोस्तों तो इस लेक्चर को ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग घर लेना चाहते हैं, मैं भी उनमें से एक था। बहुत लंबे समय तक हम घर लेना चाहते थे, नहीं ले पाए। फाइनली अभी लिया हमने 2-3 साल पहले अपना घर। और प्रॉपर्टी जो है ना, रियल एस्टेट, ज़मीन, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके दाम बढ़ने ही वाले हैं। तो कहते हैं ना कि रियल एस्टेट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी सबसे बेहतरीन, क्योंकि ज़मीन आपके काम आएगी। आप नहीं रह रहे हो तो किराए पे उठा दो, ऑफिस में दे दो, नहीं देना है तो अपने आप उसके दाम बढ़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे ना, क्योंकि ज़मीन है लिमिटेड। और जैसे जैसे भाई डिमांड एंड सप्लाई, ना कि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ज़मीन कम होती जा रही है। तो बहुत देशों में जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, ज़मीन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल रियल एस्टेट प्राइस मिलेंगे। लेकिन भारत जैसे देश में, 140 करोड़ का देश, जहाँ पे ज़मीनें कम हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको प्राइजेस ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन मैं बात करूँगा कि अगर आपको अपना घर बनवाना है या अगर आपको अपना घर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यों भारत में घर लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। और सबसे बड़ी बात, क्या कोई रियल एस्टेट क्रैश, दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है ना, कि जो बोला जाता है रियल एस्टेट क्रैश आ रहा है, रियल एस्टेट क्रैश आ रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं बहुत अच्छे से खोलूँगा क्योंकि भारत में रियल एस्टेट क्रैश आ सकता है या नहीं आ सकता है। ओके, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अगर आपका घर है, आपका ऑफिस है या कोई भी लिविंग स्पेस है, उसको आप डिज़ाइन कराना चाहते हैं, एकदम नए जैसा, एकदम मॉडर्न तरीके का बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अग्निहोत्री आर्किटेक्ट्स, आकृति अग्निहोत्री, जो कि IIT खड़गपुर से हैं, आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग में। तो वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है, आप कनेक्ट करिए और अपने सपने का घर बनवाइए, ठीक है। तो दोस्त, हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, घरों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहले के ज़माने में जो घर थे, जो जिस तरीके के घर होते थे, आज तो डिज़ाइन भी बदल गया है, वो काफ़ी हद तक अफोर्डेबल होते थे। और वैसे तो पुश्तैनी ज़मीन इतनी थी कि किसी ना किसी के घर हो जाते थे। किसानों की ज़मीन थी, सरकार अभी भी किसानों की ज़मीन को, मतलब बड़ा मुश्किल होता है उसको एक्वायर करना, बट अभी घर लेना लगभग नामुमकिन हो गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अब कोई भी शहर के प्राइजेस क्यों बढ़ेंगे? वो इसलिए बढ़ेंगे कि भाई वहाँ डेवलपमेंट भयानक तरीके से हो रहा हो। जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ तो वैसे भी प्राइसेस, दिल्ली में तो मतलब इतना ज़्यादा, और मुंबई में तो अगर आप समुद्र के किनारे लेते हैं ना, 1-2 लाख रुपए स्क्वायर फीट है, 1-2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट। 1,000 स्क्वायर फीट का अगर मान लीजिए आप घर ले रहे हैं तो आपको करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। समझ रहे, ये हालात है। और वहां तो जमीन बची ही नहीं है, फ्लैट फ्लोर, जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, FSI, फ्लैट बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, ऊपर एकदम टांग दिए जा रहे हैं। और ये दिल्ली में भी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ज्यादातर फ्लैट्स खाली हैं। जो 90% हमारी जनता है वो मकान ले ही नहीं पा रही है। और उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्राइजेज जो हैं वो बढ़ गए, बहुत ज्यादा, इतने सारे। अब जैसे गुड़गांव में पिछले 4 साल में जिसने 50 लाख का फ्लैट लिया दोस्तों, वो आज 2 करोड़ रुपए में बेच रहा है। 2 करोड़ में कैसे बेच रहा है? 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। हाँ, इतना IT सेक्टर आ गया वहां पे, इतनी कंपनीज आ गई हैं। लेकिन बात यह है कि जिनको घर चाहिए वो पैसे देने को तैयार हैं। मिडिल क्लास, गरीब को तो भूल जाइए, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो दे सकता है 50 लाख से 1 करोड़ तक, बट 1 करोड़ में भी घर नहीं अवेलेबल है। और अगर घर अवेलेबल है तो आउटस्कर्ट्स में अवेलेबल है, बाहर अवेलेबल है, कि आप शहर के बाहर लीजिए, वहां पे नई तरीके के मकान मिल जाएंगे। बट दोस्तों मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि जब भी आप घर लें तो एक वेल डेवलप्ड कॉलोनी में लें। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब आप वेल डेवलप्ड कॉलोनी में होते हैं ना, तो स्पेशली जैसे हर शहर का एक डेवलपर एसोसिएशन होता है, जैसे लखनऊ का LDA है, LDA, लखनऊ डेवलपर एसोसिएशन, ऐसे ही दिल्ली का DDA है। तो जब आप इस डेवलपर एसोसिएशन, क्योंकि सरकार का होता है, तो वहां पे जब आप घर लेते हैं ना, तो वहां आपको सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती है और ज्यादातर डेवलपमेंट भी इन्हीं जगह पे होता है। हालांकि यहाँ पे प्राइस भी बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे प्राइस होते हैं, लेकिन लेट लीजिए घर, बट ऐसी जगह लीजिए जो बहुत दूर ना हो शहर के, क्योंकि वहां पे बेसिक सुविधाएं मिलेगी नहीं और सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है, डर भी लगता है।
और बहुत खर्चा होता है आने जाने का। लेकिन दिक्कत ये है कि ज़्यादातर घर तो ऐसी जगह मिलते हैं कि मेन शहर से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर। क्या किया जाए? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है भाई, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, प्राइसेस बढ़ क्यों रहे? मैं बताता हूँ। देखिए, डेवलपमेंट तो एक वजह है ही है, साथ ही साथ ये जो बिल्डर एसोसिएशन है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, मकान बना कौन रहा है? सरकार बना के देती है, लेकिन मैक्सिमम बिल्डर्स बना के देते हैं, या आप ज़मीन खरीदते हो। अब बात ये है कि मार्केट का एक होता है सर्कल रेट और एक होता है मार्केट रेट। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्कल रेट हमेशा कम होता है बट मार्केट रेट ज़्यादा होता है। बट ये मार्केट रेट ज़्यादा करता कौन है? ब्रोकर्स। कई बार प्रॉपर्टीज़ को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता है, उतना दाम है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती उसको बहुत ज़्यादा बताया जाता है, क्योंकि इसमें किसका फ़ायदा है? डेवलपर का फ़ायदा है और ब्रोकर्स का फ़ायदा है। अच्छा, डेवलपर की बात कर लेते हैं। 99 का 100% डेवलपर, इनके ज़बरदस्त कनेक्शंस होते हैं नेताओं से, ज़बरदस्त कनेक्शन होते हैं ब्यूरोक्रेट से, पुलिस से। इसीलिए जो रियल एस्टेट डेवलपर होता है भारी भरकम आदमी होता है, वो भारी भरकम, माफियाओं से भी कनेक्शन होते हैं। ज़्यादातर 2 नंबर का पैसा होता है। अब ये 2 नंबर का पैसा क्या है? एक होता है व्हाइट मनी, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे भारत में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, तो आप रजिस्ट्री होती है ना, 1 करोड़ पे रजिस्ट्री करवाओगे तो टैक्स आपको 1 करोड़ पे देना होगा जितने की प्रॉपर्टी खरीदी। जानबूझ के रजिस्ट्री 50 लाख की करवाई जाती है ताकि 50 लाख पे ही टैक्स देना पड़े, ठीक है? और उसके ऊपर 50 लाख कैश में दिए जाते हैं, वो ब्लैक मनी है। और वो सारा का सारा काला पैसा कहां लगता है? रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में पुलिस गजब तरीके, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, गजब तरीके का स्कैम होता है। अभी मोहन यादव का आपने केस देखा, सीएम है वो। आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जमीन है, ठीक है, पुलिस को, ब्यूरोक्रेट्स को और जितने भी ये डेवलपर्स, ये जो ब्यूरोक्रेट्स ये खुद काम नहीं करते, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन कुछ हैं, वो इन्फॉर्म करेंगे डेवलपर को, बोलेंगे सुनो ये ज़मीन पड़ी हुई यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, इसको एक्वायर करो, परमिशन मैं दिलवा दूंगा। एक्वायर हो गई, यहाँ से हम नया हाईवे निकालेंगे। सरकार के पास है ना सारी चीज़ें। जो ज़मीन 300-400 रुपये स्क्वायर फीट की थी वो 3-4 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की हो जाती है। अब जिस इंसान ने, जो ये बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कितने 300-400 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदी, उनको सीधा 10 गुना फ़ायदा होता है। इस तरीके से स्कैम चलता है, राइट? तो जो हमारा सिस्टम बना है ना, वो आपको घर लेने ही नहीं देता है। और मैंने क्या बताया कि ज़्यादातर 2 नंबर का पैसा यहां पे जा रहा है। अब वो पैसा जा रहा है तो रिटर्न चाहिए, उसमें सबके स्टेक्स हैं, सबके स्टेक्स हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि मकान के हालात बहुत खस्ता, बकवास, फिर भी ऐसे प्राइस कि आप देख के चौंक जाते हो, और वो बिक भी जाते हैं, वो बिक भी जाते हैं। लेकिन इसमें मर कौन रहा है? मिडिल क्लास। अच्छा, इसमें भी एक अलग अलग स्कैम है। आपको जो दिखते हैं ना ज़्यादातर घर, स्पेशली गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर की बात कर रहा हूं, कि उसमें जो बड़े बड़े आपको घर दिख रहे हैं, फ्लैट्स दिख रहे हैं, वो ले कौन रहा है? 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ किसके पास आ रहे हैं? कोई मिडिल क्लास भाई, जहां पे रियल एस्टेट हर साल ग्रो कर रहा है, शहर टू शहर बेसिस करता है, बट ऑन एन एवरेज 5-6% से ग्रो कर रहा है। और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो जब आप डेटा देखोगे पिछले साल का, 10% से ग्रो किया है, बट इनकम 3 से 4% से ग्रो की है, वो भी रिकॉर्डेड इनकम, जो इनकम टैक्स भर रहे हैं। गरीबों को तो भूले जाइए। तो भाई ये कौन मकान ले रहा है? ये ले रहे हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNI। बाहर से आते हैं ये टैक्स बचाने के लिए। ये क्या करेंगे? ये भी मकान लेंगे। और बहुत सारे भारत के भी अमीर लोग जो टैक्स बचाने के लिए मकान लेंगे। देखिए, भारत में ऐसे तो आप कह सकते हो कि भैया 1% के पास पैसा है, ये तो रिकॉर्डेड आंकड़ा है मेरे भाई। समोसा बेचता है मेरे घर के बगल में एक दुकान है, कोई GST नहीं, कोई बिल नहीं, दिन का कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए कमाता होगा। उसको ये निकालता है, जत्थे में 15 रुपए के समोसे देता है, एक साथ निकालता है समोसे तकरीबन 100 के करीब, कढ़ाइयाँ पे कढ़ाइयाँ, तुरंत बिकते हैं 1 घंटे के अंदर। टेस्ट है भाई, टेस्ट है। तो वो पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है? वो इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी कभी भी। उनको भी पैसा लगाना है ना, वो अलग तरीके से पैसा देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो 90%, 80 से 90% लोगों को मकान लेना है, वो लेते नहीं। ये HNI ये मकान लेके रख लेते हैं, ये रहेंगे नहीं कभी यहाँ पे, ये मकान लेके बस डाल देंगे।
टैक्स बचाने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। फिर ये क्या करेंगे, इसको उठाते हैं किराए पर, ठीक है, मस्त किराए पे उठाते हैं, अनाप शनाप किराया मांगते हैं, अनाप शनाप, और हर साल बढ़ाते रहते हैं। कोई ये केयर टेकर रख देंगे, है ना, ये बस आप बाहर रहते हैं, आप सिक्योरिटी, मैक्सिमम लोगों की सिक्योरिटी साला वापस नहीं मिलती, मैक्सिमम लोगों की कुछ ना कुछ कह के काट लेते हैं। एक इंसान, एक आदमी, एक लड़का जो कि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई गया है जॉब करने के लिए, वो कहां से 1.5 लाख सिक्योरिटी देगा बताइए आप, या कहां से इतना किराया देगा? आज अगर आपके पास 5-6 हज़ार रुपए आप महीना किराया दे देते तो आपको झुग्गी मिलेगी मुंबई में, झुग्गियां। ये हिसाब किताब है, इस तरीके से पूरा स्कैम चल रहा है। लोगों के पास पैसे हैं देने के लिए, लेकिन आप शहर से बिल्कुल दूर जाके मकान लीजिए। और एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, भारत ने नए शहर डेवलप नहीं किए। भारत ने नए शहर डेवलप नहीं किए यार। भारत में 80% एरिया डेवलप नहीं है, वहां पे मकान सस्ते आपको मिलेंगे, लेकिन जो 10% एरिया डेवलप्ड है ना, अभी टियर 1 सिटीज में पागल है लोग जाने के लिए, लेकिन वो सैचुरेट हो चुका है मार्केट। अब वहां पे बैंड बजनी शुरू हो चुकी है, पहाड़ों पे प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लोग वहां भाग रहे हैं रियल एस्टेट के। तो भारत को नए नए शहरों को लाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ताकि माइग्रेशन, बहुत लोग माइग्रेट करते हैं, जैसे टियर 1 शहर में, टियर 3 सिटीज से, गांव से हजारों लोग, करोड़ों लोग माइग्रेट करते हैं। उनको भी तो रहना है, उनको भी रहना है, बट इतना पैसा कैसे देंगे? ज्यादातर उनको किराए पे मकान मिलता है, राइट? अब इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए रेरा बनाया गया है, बट रेरा केस होता है, चलता रहता है। रियल एस्टेट, जमीन का केस एक ऐसा केस है ना, आप मर जाओगे, केस खत्म नहीं होता। अगर आपके पैसे फंस गए जमीन में, बहुत लोगों के फंसे भी होंगे, मेरे भी फंस गए थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। कई बार ऐसा भी स्कैम होता है कि भाई लोग एडवांस ले लेते हैं, जैसे होता है ना कि सबसे पहले चलो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फाइनल की तो 10 लाख एडवांस दे दीजिए या 5 लाख एडवांस दे दीजिए। यहाँ एक बिल्डर था, वो एडवांस ले लेता, फिर बोलता था जाओ रजिस्ट्री नहीं करेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। अब घूमते रहो, लगाते रहो चक्कर। रेरा के जो गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल ही नहीं है, इतने वीक है कि क्या बताएं। सर्कल रेट भाड़ में गया, जबरदस्ती प्राइस को इन्फ्लेट किया, और मैं बता तो रहा हूं ये मकान बिक रहे हैं, लोग ले रहे हैं इन मकानों को, लेकिन कौन ले रहे हैं? जो सबसे ऊपर वाले हैं। भाई जिस इंसान के पास, आप भाई एक बात बताओ कि मान लो 100 इंसान खड़े हैं, अब उसमें से अब 5 इंसान भी अगर 100-100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो सारी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, बाकी 95 इंसानों का क्या? ये प्रॉब्लम है भारत में, रियल प्रॉब्लम है भारत में, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और जैसे जैसे दोस्तों अब टियर 2 शहर बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं, चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी आसमान छू रही है, भयंकर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज क्लोजली रिलेटेड, अब डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल एस्टेट प्राइसेस। इंदौर, लखनऊ, आगे आने वाले 5 साल लखनऊ को दे दीजिए। मैं लखनऊ में रहता हूं दोस्तों, लखनऊ जैसा शहर पूरे भारत में नहीं है। इतनी तेजी से डेवलपमेंट मैं पूरा इंडिया घुमा हूं, मैंने किसी का नहीं देखा। आज से 4 साल पहले मैंने जो प्रॉपर्टी ली थी, मुझे लगा कि यहां पे प्राइसेस सैचुरेट हो चुके हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने आज से 4 साल की बात कर रहा हूं, 4 साल भी नहीं दोस्तों, 3 साल की बात कर रहा हूं। जो प्रॉपर्टी मैंने 3 साल पहले ली थी ना, आज मुझे लगा कि कितने ज्यादा दाम बढ़ जाएंगे, 5-10 लाख रुपए जाता, आज उस प्रॉपर्टी के दाम 40 लाख रुपए ज्यादा है। 3 साल के अंदर मुझे एक बंदा जो है वो 40 लाख देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि जहां मैं रहता हूं बगल में 3 मॉल खुल गए, मेट्रो स्टेशन खुल गया मेरे सामने। जहां मुझे लग रहा था कि इस एरिया में अब डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इतना और डेवलपमेंट हो रहा है कि लग रहा है सारा डेवलपमेंट यही हो रहा है। ये हालात हैं, और इतनी तेजी से लखनऊ में डेवलपमेंट हो रहा है। अब तो यहाँ पे आईटी सिटीज भी आ रही हैं, आप देखिएगा। ऐसे इंदौर के साथ भी है, ऐसे छोटे तो छोटे शहर, बहुत अहमदाबाद छोटा नहीं है, बट बहुत तेजी से वहां भयंकर डेवलपमेंट हुआ है। अयोध्या, बनारस, ये अच्छा जो टेम्पल टाउन्स है वहां पे भी अलग, जहां पे कोई पूछता नहीं था जमीन, आज हर कोई होटल बना के बैठा हुआ है, होम स्टे खोल के बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? तो लेकिन बात यह है ना कि भारत में हर शहर डेवलप नहीं हो रहा है, हर स्टेट में डेवलपमेंट नहीं, पर्टिकुलर कुछ शहर डेवलप्ड है। तो बात यह है यार कि जो प्रॉपर्टी है ना, वो आम लोगों के लिए अनअफोर्डेबल होती जा रही है। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूं। सबसे पहले रेरा को आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएं, और दूसरा रियल एस्टेट, क्योंकि जमीन जो है ना बहुत जरूरी होती है, छत सर पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
सर्कल रेट फिक्स करें, मार्केट को देखें और फिर उसके बाद इन बिटवीन सर्कल रेट, इससे ऊपर रजिस्ट्री नहीं होगी। बस सरकार को सख्त कदम लेने पड़ेंगे, लेकिन दिक्कत यार सरकार नहीं लेगी, कभी नहीं लेगी, क्योंकि यार जब नेता ही, भाई अब देखो ना डेवलपर क्या इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नेता का पैसा यही लगता है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा यही लगता है यार। तो मैं सोल्यूशन दे के भी मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कभी इंप्लीमेंट नहीं होने वाले। जब मैक्सिमम पॉलिटिशियंस रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हों, और मैं सीएम तक की बात कर रहा हूं, सीएम तक की 90%, यस, कहां से करोड़पति होते हैं आप देखते हो ना। एक साल यहाँ पे अभी रेड पड़ी थी एक हवलदार के पास बंगला, पुलिस इंस्पेक्टर के ऐसे कह, आपने वो देखा डेली क्राइम का सेकंड सीजन में, उसमें वो जाती है, वो असली कहानी, वो इंस्पेक्टर होता है, एसएचओ होता है एक जगह का, वो भाई BMW ऑडी ये सब होता है यार, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन सबसे तगड़ा स्कैम यही है, यही जो रियल एस्टेट में हो रहा है। तो सरकार को सॉल्यूशंस तो हम देंगे, सरकार को यही देखना पड़ेगा कि भाई जो हाउसिंग है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे यूनिट्स खाली भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे यूनिट्स खाली पड़े हुए हैं, लेकिन डिमांड खाली प्रीमियम एरियाज में है, प्रीमियम एरियाज वाले वो बिक जा रहे हैं। तो सरकार को डेवलपमेंट को दूर दूर तक पहुंचाना होगा और एक लिमिट से ज़्यादा प्राइस ना बढ़ाए, इतनी लिमिट हो। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ठीक है, सरकार ने जो घर की योजना है जो है वो निकाली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ना यार ये योजना गरीबों के लिए ज़्यादा है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल जाएगी, बट अगर आपको सबको घर देना है तो आपको उसको ब्रॉड करना पड़ेगा। देखिए लोन्स का भी एक अलग हिसाब किताब है, ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादातर जो लोग, और मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि लोन पे मकान ले, भले ही आप 5 साल के लिए लोन ले, लेकिन लोन पे मकान ले, ज़मीन ले, क्योंकि मैंने बताया कि भारत में रियल एस्टेट में स्कैम बहुत भयानक होते हैं। जब आप लोन पे मकान लेते हैं ना, तो बैंक बहुत अच्छे से चेक करता है, प्रॉपर्टी ज़बरदस्त तरीके से चेक करता है, तो वो सब खत्म हो जाता है। तो लोन पे ज़रूर मकान ले। क्या हुआ था कि मेरे साथ क्या हुआ था ना, एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं अपना आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं चेन डीड ज़रूर लें, ठीक है, ज़रूर देखें कि वो रजिस्ट्री कहाँ से आ रही है। मैंने जब अपने मकान की रजिस्ट्री करवाई थी ना, तो मैं उनसे चेन डीड लेना भूल गया था, पहले मकान की, 2 मकान मैंने, मतलब दूसरा मकान जहाँ पे रह रहा हूँ मैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने जब रजिस्ट्री करवाई तो मैं उनसे चेन डीड लेना भूल गया। मुझे लगा कि शायद भाई जो पुरानी रजिस्ट्रीज़ हैं वो इन्हीं के पास रहती होगी, मुझे खाली मई नई वाली, अब मुझे उसको बेचना था, छींके आ गई थी दोस्तों। मैंने 15 लाख लॉस में बेचा है वो मकान, पता है आपको, छींके आ गई थी, बैंक लोन नहीं कर रहा था। तो हमेशा कभी भी अगर आप मकान ले, प्लॉट ले या फ्लैट ले, सारी पुरानी रजिस्ट्री लेके जाएं अपने साथ, और लोन लेंगे तो बैंक रख ही लेता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। मेरे साथ दिक्कत थी, तो ये चीज़ थी। तो बैंक ने भाई बोला कि भैया किधर है रजिस्ट्री आपकी, मैंने कहा यार वो तो मुझे रजिस्ट्री तो उनके पास है, सस्ता मकान था, बहुत ज़्यादा, बहुत सस्ता मकान था, तो मैंने कहा चलो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कर देते हैं, ये चीज़ है। तो सरकार को ये चीज़ करनी पड़ेगी, और सरकार को देखिए जो डेवलपर और ये जो नेक्सस है ना, ये जो नेताओं का, पुलिस का, डेवलपर्स का, इसको भी तोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नए नए शहरों को डेवलप करिए, सबसे बेस्ट यही होगा। आप कोशिश करें कि माइग्रेशन ना हो, ज़्यादातर जो प्राइजेस है ना वो माइग्रेशन की वजह से बढ़ रहे हैं, जितने ज़्यादा नए शहर डेवलप होंगे उतना ही बढ़िया है। अब दोस्तों हम इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे ये बहुत बार बोला जाता है कि यार क्या रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश होंगे भारत में, तो दोस्तों आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि भारत में रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश होने वाले, रियल एस्टेट क्रैश होने वाले। मैं आपको आज साफ साफ बता देता हूँ एकदम, भारत में कभी भी रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश नहीं होंगे। इनफैक्ट रियल एस्टेट भारत में बढ़ेगा। कभी ज़िंदगी में चाहे कोई भी वॉर हो जाए, कोई भी युद्ध हो जाए, भारत में ना कभी रियल एस्टेट प्राइस क्रैश होंगे। एक बार हुए थे कोविड में, बस कोविड में मकान बहुत सस्ते मिल रहे थे, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने खो दी तो आप भूल जाइए अब क्रैश होने वाले हैं, कोई क्रैश नहीं होने वाले हैं। और ये डेटा आप देख लीजिए, प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, इसका मैं रीज़न देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो हमको बचपन से ही ना एक चीज़ बताई कि घर लो। और मैं दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप घर लीजिए, घर अपना होना चाहिए, लेकिन आप तब घर लीजिए जब आपके पास हो। पैनिक मत करिए, जब आपके पास पैसे हों, जब आपको लगे कि भाई मेरे 50% सेविंग हो रही है और उसके बाद में EMI दे दो, तब घर लीजिए, है ना। तो बेस्ट ये है, घर आपके लिए बहुत फायदे का सौदा है, घर लीजिए, कोशिश करें कि घर ले ही ले। लेकिन भाई हमारे जो बचपन से बताया जा रहा है ना कि घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, तो हमारे दिमाग में फीड हो गया है
तो भाई जब हर घर में घर लेने की होड़ मची है तो रियल एस्टेट प्राइसेस कैसे क्रैश हो जाएंगे भाई? कभी नहीं होंगे। और ये इसीलिए तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। क्यों ऊपर जा रहे हैं प्राइसेस, आपने सोचा है? क्योंकि सब घर लेने के लिए भाग रहे हैं। उसका एक और रीजन, रेंट, किराया इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है बड़े शहरों में, तो मतलब पागल हो गए हैं लोग। इससे अच्छा तो भाई ईएमआई पे ही घर ले ले। तो लोग वही बोल रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो ईएमआई दे दे। जितना हम किराए पे दे रहे हैं 30-40 हजार रुपए, 40-50 लाख का घर आ जाएगा, आउटस्कर्ट्स में मिल जाएगा, उतनी हमारी ईएमआई चली जाएगी। तो लोग लॉजिकली भी सोच रहे हैं और मकान के प्राइसेस भी लगातार बढ़ते रहेंगे। और नहीं भी रह रहे हैं तो किराए पे चढ़ा दो। जमीन के प्राइसेस तो ऑलवेज ओपन फॉर यू, ठीक है। एक तो ये चीज है। तीसरा दोस्तों रीजन है ब्लैक मनी। देखिए काला धन बहुत है भारत में, और जब तक काला धन रहेगा तब तक नई नई यूनिट्स, नई नई कॉलोनी बढ़ती रहेंगी, ठीक है ना। तो ब्लैक मनी की भी वजह से ना रियल एस्टेट क्राइसिस कभी क्रैश नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी यही रियल एस्टेट में यूज़ होता है, यही प्रॉपर्टी बिल्डिंग में जो है वो यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए भारत में लगातार डेवलपमेंट होता जा रहा है। भारत में नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, भारत में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। तो यहाँ के जो पास में ज़मीन है ना वो एक्वायर की जाएगी, और जब वो एक्वायर की जाएगी तो वहाँ पे नई नई कॉलोनीज बनेगी, और वो अच्छे खासे दामों में आपको भेजा जाएगा। भारत में बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। भारत फ्यूचर है, क्योंकि 140 करोड़ की जनता है, तो भारत फ्यूचर है, यहां पे इन्वेस्ट करो। और हमने टेक में अपने आप को प्रूव किया है, तो पूरी दुनिया यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में प्राइसेस और बढ़ेंगे, इनकम बढ़े ना बढ़े, समझ रहे हो। और अगला यही पॉपुलेशन की ही बात की, डिमांड सप्लाई मिसमैच है। भारत में डिमांड मकानों की बहुत ज़्यादा, और सप्लाई कम है, तो उस हिसाब से सप्लाई है नहीं। आपने अपने शहर में भी देखा होगा कि जो डेवलप्ड एरिया है वहां पे यूनिट्स मिलती ही नहीं है, और जो यूनिट्स मिल रही है वो भयंकर तरीके से बहुत ज़्यादा प्राइस पे मिल रही है। मतलब किडनी भी सब कुछ बेच दे तब भी हम शायद ना ले पाए, ये आपने अक्सर देखा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो पॉपुलेशन है और जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है। अब बहुत लोग बोलते हैं जैसे रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश हो गए क्योंकि ईरान वॉर चल रहा है। भाई उससे क्या मतलब है यार? ठीक है मटेरियल महंगा हो जाएगा, लेकिन तब भी मकान बन रहे हैं। बहुत महंगा थोड़ी ना हो रहा है। जहाँ इंसान को लगता है कि वहाँ जहाँ इतना लगा रहे हैं वहाँ 1-2 लाख और लगा दो। मकान में इंसान कंजूसी नहीं करता है भाई। रेमिटेंसेस बंद हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब हो गए हैं। वॉर खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? कहाँ से क्रैश होगा भाई? अमेरिका मत समझिए कि 2008 में जो हमारा हाउसिंग क्राइसिस, मैंने बताया ना कि वो जो दिमाग में बचपन से फीड किया गया है कि भैया घर लेना है, वो हमेशा रहेगा, वो जन्मों जन्मों तक रहेगा। और भाई जो किराए पे भी दे रहे हैं ना वो भी घर ले रहे हैं। और एक पॉइंट पे समझ में आ ही जाता है, क्योंकि 90% किराए का जब आप घर लेते हैं ना तो जो मकान मालिक होता है बहुत चिक चिक करता है। भले आप कितने सारे टेनेंट और ये रूल्स फलाना धमाका निकाल दीजिए, बहुत चिक चिक करता है। तो फिर यार सर क्या साला लो यार, खुद का मकान लो। आपको पता है भारत में डेवलप्ड शहर में मकान अमेरिका से भी ज़्यादा महंगे, अमेरिका से भी ज़्यादा महंगे। ये हालात है। करेक्शन हो सकता है, बिल्कुल प्राइस में करेक्शन हो सकता है कि हाँ ये फ्लैट उतने का था। जैसे बहुत लोग सही वैल्यूएशन पे अगर आप अपना मकान बेचेंगे तो बिक जाता है, या अगर आपको लेना हो तो सही वैल्यूएशन पे इंसान ले लेता है, उसको प्राइस करेक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि दमी क्रैश हो जाएगा। फिर उसके बाद भारत में ज़मीन भी बहुत सारी है, ठीक है। भारत में लैंड की कमी नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स की कमी है। तो भारत में ढेरों ज़मीन है, हर जगह आपको ज़मीन मिल रही है। और लोग ना इसको एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी लेते हैं, क्योंकि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट माना जाता है। तो भारत में कभी भी रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश नहीं होंगे। आई होप पूरा रियल एस्टेट का डायनेमिक्स जो है वो आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों हमारा जो बहुत ही, अगर आप अपना सपनों का घर बनाना चाहते हैं, उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप अग्निहोत्री आर्किटेक्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।